हेलो एवरीवन, कैसे हो। मेरा नाम विजय शर्मा है और आज आपके लिए मैं एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आपको ये मिलेगा कि केमिस्ट्री के जो मोस्ट 50 IMPs होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ जो होते हैं केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस के, वो मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ। और ये करने के बाद हम ज़्यादा तो आपको मैं नहीं कह सकता कि ये सारे के सारे ही एग्ज़ाम में यूँ की यूँ आएंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है और मैक्सिमम क्वेश्चन तो लगभग इसमें से अपने पास एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लाया हूँ ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनके ऊपर पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस या यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इतना है कि अगर हम इन 50 क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे तो डेफिनेटली ये तो श्योर हो जाएगा कि हम एक तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, MCQ के पार्ट पे हम कोई मिस्टेक नहीं करके आएंगे और हम इस पोजीशन पे आ जाएंगे कि लगभग हम 40+45 के आसपास क्वेश्चंस MCQ के बना के आ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और काफ़ी कॉन्फिडेंट आपको इससे आएगा। तो जो देखते हैं कि सिलेक्टेड जो 50 MCQs हैं पूरे सिलेबस के वो कौन कौन से हैं। तो इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में जो हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसके लिए ये नहीं है कि हम हर चीज़ को रट करके घर से आएंगे, नहीं। MCQs में 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं और अगर हम कंसंट्रेशन बनाकर देखेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली या निश्चिंत होकर एक बार देखेंगे तो डेफिनेटली उन चारों ऑप्शंस में से ही कहीं ना कहीं हमारा आंसर छिपा हुआ होगा। सिर्फ हमें थोड़ा सा उसको टॉपिक को कॉन्सेप्ट को रिमाइंड करना रहता है कि यार किस तरह से इसके अंदर क्या पूछा गया है, तो डेफिनेटली आपको आंसर चारों ऑप्शन में से कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा कि हाँ यही इसका आंसर बनने वाला है। तो ये ट्रिक भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जब हमें कुछ भी नहीं आता हो तो एक चारों में से ऐसा ऑप्शन ज़रूर होगा जो बाकी के 3 से थोड़ा डिफरेंट होगा। तो ये ट्रिक हम जब लगाते हैं जब हमें कुछ भी उस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता हो, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलो बच्चों, अब हम अपने जो 50 MCQs हैं उनको स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट। ये दिखा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ द मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा इनमें से 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड को शो करता है। तो देखो अब इसके अंदर क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जो 4 ऑप्शंस होते हैं उन्हीं के अंदर से कहीं ना कहीं आंसर हिडन होगा। तो इसमें मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन में से पहला फॉस्फोरस है, दूसरा सिलिकॉन है, तीसरा टंगस्टन है और फोर्थ हमारा कार्बन है। अब जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड होगा वो मेटालिक नेचर का होगा। तो मेटालिक नेचर इन चारों में से सिर्फ एक ही एलिमेंट शो कर रहा है। कौन सा है वो? टंगस्टन। टंगस्टन एक मेटल्स है, यानी कि जो मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वो जनरली मेटल्स के प्रॉपर्टी को ही शो करेगा। तो देखो फॉस्फोरस, सिलिकॉन, टंगस्टन और कार्बन, चारों में से हमारा जो टंगस्टन है ये मेटालिक एलिमेंट है। इसका मतलब हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वो किसको जाएगा? टंगस्टन इज द मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर अपने पास है कि विच डिफेक्ट कॉज द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स। सॉलिड के अंदर जो डिफेक्ट्स अराइज होते हैं, पाए जाते हैं, उनमें से हमारे पास इनमें से ये कह रहा है कि कौन सा डिफेक्ट ऐसा है जिसमें डेंसिटी का डाउनफॉल होता है, मींस डेंसिटी जिसमें डिक्रीज होती है। तो देखो यहाँ पर फ्रेंकल डिफेक्ट है, स्कॉटकी डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है और एफ सेंटर है। अभी एफ सेंटर को डिफेक्ट नहीं होता है, हमारे पास 3 ही डिफेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा जाने वाला है? स्कॉटकी डिफेक्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्कॉटकी डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसमें हमारे एटम्स का, आयंस का मिसिंग होता है, नॉट मिसप्लेसमेंट, यानी कि पूरे क्रिस्टल लैटिस से हमारे आयंस क्या हो जाती है? मिस्ड हो जाती है। तो जब आयंस हमारे मिस्ड हो जाएंगे तो वहाँ पर डेफिनेटली मास कम हो जाएगा, यानी कि उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये देखिए, ये कोलार्स लॉ का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलार्स लॉ के ऊपर इस तरह के टॉपिक्स पे जो क्वेश्चन आता है जनरली नीट में पूछे जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, न्यूमेरिकल टाइप का है। देखने में लग रहा है कि इतना बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है कोलार्स लॉ पे तो सभी के लिए एक बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊंगा मैं आपके सामने और उससे हम इसको क्लियर कर लेंगे। तो देखो करते कैसे करने इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें दे रखी है कुछ अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स की, जैसे ये है सोडियम क्लोरोएसिटिक एसिड है, सोडियम क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। और हमें ये देगा कि व्हाट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, यानी मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम कोलार्स लॉ के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन अप्लाई करते हैं इस प्रकार से। जब इसको अपन आयनाइज करते हैं तो ये इस प्रकार से टूट जाता है, आयनाइज होगा ClCH2COO नेगेटिव, एसिटेटाइन प्लस में H प्लस आयन। अब हम क्या करते हैं, एक बार जो ये आयनिक कंडक्टिविटी बनी है इसमें एक बार Na प्लस और Cl माइनस ऐड करते हैं और एक बार Na प्लस और Cl माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो मैं डायरेक्ट आपको करके दिखा रहा हूँ कि जब Na प्लस और Cl माइनस इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव आयन जो है इसके साथ हमारे पास पॉजिटिव आयन्स यानी कि कैटायनिक जो अपने पास कंडक्टिविटी है वो आएगी। तो ये अपने पास बनेगा इस प्रकार से CH2COO। अब ये नेगेटिव था जिसके पास कौन सा जुड़ जाएगा अपने पास, Na प्लस और Cl माइनस में Na प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन आ रहा है तो इसके साथ अपने पास कौन सा जुड़ जाएगा, क्लोराइड आयन, यानी कि H प्लस के साथ Cl माइनस जुड़ेगा ये, और ये हमेशा कॉमन रहने वाला है। अब देखो इनकी आपको कंडक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पर तीनों की मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है। ये सोडियम क्लोरोएसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी आपको दे रखी है कितनी, 224 है ना, तो ये अपने पास दे रखे है 224। और अपने पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंडक्टिविटी दे रखी है कितनी, 203 प्लस, और सोडियम क्लोराइड है उसकी मोलर कंडक्टिविटी अपने को दे रखी है 38.5। तो जब इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर अपने पास आने वाला है 388.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आंसर अपने पास आ रहा है ये ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी। तो कोई भी हमारे पास कोलार्स लॉ का क्वेश्चन हो तो बच्चों उसमें आपको हमेशा जो इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखा है एक बार उसको आयनाइज कर लीजिए, और आयनाइज करने के बाद उसमें एक बार Na प्लस और Cl माइनस ऐड कर दीजिए और यही चीज़ एक बार सब्स्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो उसके बाद जो अपोजिट चार्ज के आयन्स हैं, कैटायन्स के साथ एनायंस और एनायंस के साथ कैटायन, आप उनको कंबाइन करके एक कंपाउंड बना लीजिए, और कंपाउंड बनाने के बाद उनके जो कंडक्टिविटी आपको डाटा के अंदर गिवन होगी आप उस वैल्यू को पुट कर दीजिए, और बाय द सिंपल कैलकुलेशन यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। तो ये चीज़ आपके पास आएगी। इस तरीके से अपने पास एक क्वेश्चन हो गया। तो इसका थर्ड क्वेश्चन में अपने पास ऑप्शन सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और IMP क्वेश्चन है। इस पे कोलार्स लॉ पे इस तरह क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको अगर ये ट्रिक्स याद हो जाएगी, ये आपको फॉर्मूला याद रह जाएगा, ऐसे करना रहेगा, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आई एम श्योर कि यू विल डेफिनेटली सॉल्व द क्वेश्चंस। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैकेंट स्पेस इन द BCC यूनिट सेल्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जनरली इस तरह का क्वेश्चन आपका सॉलिड स्टेट के माध्यम से पूछा जाता है। तो हमारे पास जो यूनिट सेल है जनरली बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, सिंपल क्यूबिक है, तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर हमें पता है तो वैकेंट स्पेस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो मैं आपको एक बार सबसे पहले आपको तीनों यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी बता देता हूँ। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%, और जो FCC होता है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है 74 पॉइंट्स, और जो BCC होता है उसकी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास होती है 68%। अब ये पैकिंग एफिशिएंसी है, फील्ड पोर्शन है। हमें इसमें क्या पूछा गया है, इसका वैकेंट स्पेस पूछा गया है। तो वैकेंट स्पेस अगर निकालना है किसका, BCC का, तो वो कैसे निकालेंगे अपन, 100 में से जितना पैकिंग एफिशिएंसी फील्ड पोर्शन भरा हुआ है वो अपन माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट द 68 है ना। तो ये अपने पास 26 अप्रोक्सीमेट इतने परसेंट अपने पास आ जाती है, कितना 26% के आसपास है ना। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो इस तरीके से अपना राइट आंसर कौन सा जाने वाला है, ऑप्शन बी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 हो गया। नंबर 5,
wants of factor more than the unity indicate then solute is in the solution has। ये want of factor का हमारे पास सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, वाइडली एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो want of factor जो होता है ना, आई की वैल्यू अपन को निकालनी रहती है, तो आई की वैल्यू जब निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, तो इसमें आपके पास ये देखना है कि सॉल्यूशन आपका एसोसिएट हो रहा है कि डिसोसिएट हो रहा है, या फिर नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। तो यहाँ पर want ऑफ फैक्टर में अपन जब आई की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है, तो यानी कि सॉल्यूशन ना तो एसोसिएट होगा ना ही डिसोसिएट होगा। और अगर want ऑफ फैक्टर इज लेस देन 1 है देन वी कैन से दैट सॉल्यूशन अंडरगो एसोसिएशन। और अगर want ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है देन वी कैन से दैट सॉल्यूशन अंडरगो डिसोसिएशन। तो यहाँ पर मोर देन यूनिटी है, ग्रेटर देन 1 है, तो सॉल्यूशन आपका किस में जाएगा, द सॉल्यूशन अंडरगो डिसोसिएशन। तो इस तरीके से अपने पास ही आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अपन इसको करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनों को बतानी है, तो आपको पहले मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बता देता हूँ होता क्या है, क्योंकि ये एक टॉपिक में इस तरह का क्वेश्चन है, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे अगर और भी टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हमें मालूम है तो हम उस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करे, ना कि उस सॉल्यूशन की इंडिविजुअल आइडेंटिटी। इंडिविजुअल आइडेंटिटी जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, सरफेस टेंशन हुआ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, विस्कोसिटी हुआ, इस तरह के किसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करे, बट ओनली डिपेंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसे अपन बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से पहली प्रॉपर्टीज को अपन बोलते हैं RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड मेरे पास आ जाती है इलेवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, और फोर्थ हमारे पास आती है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, और इस पर जनरली न्यूमेरिकल भी हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन चारों के अलग अलग फॉर्मूलेज हैं और मॉलिक्यूलर मास निकालना भी जाता है। तो इसमें से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें से पूछा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें अपने पास कौन सी दे रखी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 4 के अलावा और कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं होती है। इट मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कौन सी बनेगी, इसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए अब आगे देखते हैं। द सेल रिएक्शन इन द स्पॉन्टेनियस, यानी कि कौन सी अपने पास रिएक्शन जो है सेल रिएक्शन है, उसमें से हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो कब बनेगा, यानी कि सेल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी कैसे डिसाइड करी जा रही है। तो ये एक क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से भी पूछा जा सकता है, रेडॉक्स रिएक्शन 11th क्लास में वहाँ से भी बन कर आता है, और एक हमारा थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर है वहाँ से भी है। तो 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर में से इस टॉपिक का क्वेश्चन कॉमन है, पूछा जाता है। तो वाइडली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपने को ये देखना है कि जो फिजिबिलिटी है सेल रिएक्शन की वो कब होगी। तो ये कुछ टर्म अपने पास दे रखी हैं। तो फिजिबिलिटी के लिए हम सबसे पहले इस चीज़ को ले लेते हैं, किसको, डेल्टा जी यानी गेज फ्री एनर्जी। नोट लगाएंगे तो स्टैंडर्ड गेज फ्री एनर्जी हो जाएगा। तो ये जब अगर पॉजिटिव आ जाती है या इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0, और या फिर ये इक्वल टू क्या आ जाती है 0। तो अगर मेरी रिएक्शन में डेल्टा जी कहीं पर कोई वैल्यू डेल्टा जी नोट की पॉजिटिव आ रही है तो रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं बनेगी, यानी कि रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब फिजिबल नहीं है, नॉट फिजिबल। और अगर डेल्टा जी नोट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ऐसे केस में अब मेरी रिएक्शन क्या बन जाएगी, स्पॉन्टेनियस। और अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो रिएक्शन में ना तो स्पॉन्टेनियस बनेगी ना ही नॉन स्पॉन्टेनियस। हमारे पास रिएक्शन में ये चीज़ अचीव हो जाएगी, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस पूछा गया तो अपना आंसर कौन सा जाने वाला है कि डेल्टा जी नोट इज नेगेटिव। चलो ये आंसर अपने पास आया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वापस वही क्वेश्चन आ गया जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने आपको बताया था अभी, कि बस ये डाटा आप चेंज कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर सकते हो, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है कि एक बार इसको आयनाइज कर दीजिए और Na+ और Cl- ऐड कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, उसके बाद कंपाउंड बना लीजिए और जो वैल्यूज है वो पुट कर दीजिए। तो सेम क्वेश्चन वही अपने पास आया, रिपीट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ पीरियड T half
फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करने का, फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, तो इसका डेरिवेशन हमारे पास है, डेरिवेशन करने की जरूरत है नहीं। अगर यहाँ जीरो ऑर्डर का बजाय फर्स्ट ऑर्डर दिया था तो उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू बनती है, ये फॉर्मूला बन जाता है। और अगर यहाँ पर जीरो ऑर्डर दे रखा है तो उसके लिए सीधा ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारे पास, सी, यानी कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टी हाफ इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज अपॉन 2 इंटू के। ये हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर है, इसको हटाएंगे तो हमारे पास इक्वल टू का साइन किस में आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कोई ग्राफ के बारे में पूछे कि इसमें ग्राफ हमारा कैसा जाएगा, तो दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ग्राफ ऑलवेज गो टू द स्ट्रेट लाइन। किस किस के बीच में, इनिशियल कंसंट्रेशन वर्सेज हाफ लाइफ पीरियड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ ही हमारे पास कैसे जाता है, स्ट्रेट लाइन। तो उसका ये हमारा डेरिवेशन आ रहा है। तो ये एक फॉर्मूला बनता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करने का, राइट। तो अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 फॉर द केमिकल रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको अब इस तरह से पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस होता है, तो क्या डिफरेंस हो सकता है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलरिटी का डिफरेंस करते हैं। इसमें एक बात जरूर याद रखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, मीन्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इवन देन सूडो भी हो सकता है। सूडो मीन्स फर्जी, एक्सपेक्टेड कुछ और होगा और दिखाई कुछ और देगा, तो इस तरीके से आपका सूडो भी हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा है कि केमिकल रिएक्शन में नेवर भी फ्रैक्शन है, पॉइंट में कौन सी चीज़ नहीं हो सकती, तो हम क्या बोलेंगे कि मोलरिटी जो होती है वो कभी भी किसी भी रिएक्शन के लिए फ्रैक्शन में नहीं होती। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, राइट आंसर हमारा डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, द टेम्परेचर अबाउ विच मिसल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। कौन सा टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर पे हमारे पास मिसल्स फॉर्म होती हैं। तो मिसल्स क्या है, जैसे अपन सोप और डिटर्जेंट वाला टॉपिक पढ़ते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो जब वो फ्रोथ बनते हैं तो फ्रोथ बनने के बाद अपना जो पार्ट बनता है दैट द मिसल्स फॉर्मेशन होता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारे पास मिसल फॉर्म होती है। तो जिस टेम्परेचर पे मिसल्स का फॉर्मेशन होता है दैट टेम्परेचर इज नॉन एज ए क्राफ्ट टेम्परेचर। ये हमारे पास एक डेफिनेशन भी आती है और क्राफ्ट टेम्परेचर इसको बोला जाता है। तो क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर या अबाव विच द फॉर्मेशन ऑफ CMC और मिसल्स, क्रिटिकल मिसल्स कॉन्सेंट्रेशन टेक्स प्लेस। तो ये अपने पास इसमें ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्वेश्चन, साइज ऑफ द कॉलोइडल पार्टिकल। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जाता है, वाइडली पूछा गया एग्जाम के अंदर। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि हमारे पास एक तो होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन और एक होता है कॉलोइडल सॉल्यूशन। तो कॉलोइडल सॉल्यूशन को शॉर्ट में हम लिखते हैं SOL। तो अब यहाँ पर जब अपन करते हैं तो देखिए क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके पार्टिकल का साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। बहुत ही स्मॉल मतलब कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। और जो सस्पेंशन होता है ये वो होता है इसके पार्टिकल का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि वी कैन से दैट देयर पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन द 1000 नैनोमीटर्स। जबकि जो कॉलोइडल सॉल्यूशन है इसके पार्टिकल का साइज एक इंटरमीडिएट रेंज में आता है। इंटरमीडिएट मीन्स मोर लार्जर या ग्रेटर देन द ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन द सस्पेंशन, यानी कि इसके पार्टिकल का साइज लाइज करेगा बिटवीन द रेंज ऑफ 1 to 1000 नैनोमीटर। तो अब इसके हिसाब से आप देखिए कि यहाँ पर साइज ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल दे रखा है, तो क्या हुआ, ट्रू सॉल्यूशन का ये जो कॉलोइडल सॉल्यूशन है इसका पार्टिकल साइज किससे छोटा हो रहा है, सस्पेंशन पार्टिकल से, क्योंकि सस्पेंशन का पार्टिकल साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, कितना, 1000 नैनोमीटर। जबकि हमारे कॉलोइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज क्या होगा, इससे तो छोटा होगा और ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा। तो राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा बच्चों, अपना ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड सॉल्यूशन प्रेजेंट। तो ये जो हमारा कॉलोइड सॉल्यूशन होता है उसके टाइप्स पे डिपेंड करेगा कितने तरह के कॉलोइड सॉल्यूशन होता है। तो कॉलोइड सॉल्यूशन ये जो अपने पास आया हुआ है ये होता है नेचर ऑफ द पार्टिकल। नेचर ऑफ पार्टिकल बेस पे कॉलोइड सॉल्यूशन जनरली 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला होता है
मल्टीमोलिकुलर कोलोइड सॉल्यूशन। दूसरा होता है मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड सॉल्यूशन। और नंबर 3 जो होता है वो होता है एसोसिएटेड कोलोइडल सॉल्यूशंस। तो जो मल्टीमोलिकुलर कोलोइड सॉल्यूशन है ये वो कोलोइड सॉल्यूशन है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेकिन वेरी स्मॉल साइज अंडरगो एसोसिएशन एंड फॉर्म ए सिंपल ह्यूज मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह का जो कोलोइड सॉल्यूशन बनता है उसे अपन बोलते हैं मल्टीमोलिकुलर कोलोइड सॉल्यूशन। इसमें जनरली बहुत ही कॉमन एग्जांपल एक तो अपने पास किसका आता है, गोल्ड पार्टिकल्स का आता है कि गोल्ड का कोलोइड सॉल्यूशन है, और एक सल्फर का पार्टिकल, सल्फर का भी कोलोइड सॉल्यूशन बनता है। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल हमारे किस में जाते हैं, मल्टीमोलिकुलर कोलोइड सॉल्यूशन में। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो द कोलोइड सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो किस पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पास फिजिकल स्टेट होती है कोलोइड सॉल्यूशन के अंदर, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के जो फिजिकल स्टेट है उसके बेस पे कोलोइड सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है। तो वेरियस टाइप का कोलोइड सॉल्यूशन होता है, जिसमें से ये पूछा है कि जो व्हिप्ड क्रीम होती है ये किस टाइप का कोलोइड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो इसमें हमारे पास डिस्पर्स फेज जो होगा वो क्या होगा, गैस, और डिस्पर्सन मीडियम होगा वो क्या होगा, लिक्विड। यानी कि गैस इन द लिक्विड टाइप का जो कोलोइड सॉल्यूशन बनेगा उस कोलोइड सॉल्यूशन को अपन व्हिप्ड क्रीम का एग्जांपल देंगे, उसमें एग्जांपल आता है। तो इस तरह से हमारे सॉल्यूशन का जो नाम बनेगा वो तो जनरली आप क्या बोल सकते हो, सोल बोल सकते हो ना। तो वो उसमें एग्जांपल अपने पास क्या आएगा, व्हिप्ड क्रीम। तो व्हिप्ड क्रीम में डिस्पर्स फेज क्या होगा, गैस, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, लिक्विड। तो गैस इनटू लिक्विड इज द एग्जाम्पल्स या काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द व्हिप्ड क्रीम आर प्रेजेंट। तो ये अपने पास इसका ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना क्रायोलाइट इज एडेड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मैनी टाइम्स ये पूछा गया हुआ है। तो इस तरीके से जो अपने पास क्वेश्चन आता है डायरेक्ट अपने एनसीईआरटी में दे रखा है, ये एक्सरसाइज के आउटटेक्स्ट में दे रखा है। तो ये कह रहा है कि जो क्रायोलाइट्स होता है इसका क्या रोल होता है, क्यों ऐड करते हैं जब हम एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलाइसिस करते इसमें क्रायोलाइट्स क्यों डाला जाता है, मतलब क्या रोल प्ले करता है। तो क्रायोलाइट्स जो होते हैं इसका फॉर्मूला अपने पास होता है क्या, Na3Al(F6). तो देखो क्रायोलाइट्स डालते समय ना डालने का दो ही कारण होता है कि जो हमारे पास एल्यूमिना है उसका एक तो क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करता है, रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरा जो हमारे पास एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो बना हुआ है उसकी इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है उस कंडक्टिविटी को ये इंक्रीज करता है। तो इससे क्या होता है, एक्सट्रैक्शन हमारी थोड़ी इजी हो जाती है और फास्ट प्रोसेस अप्लाई करता है। तो मेल्टिंग पॉइंट लोअर्स कर रहा है और कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो ऐसा केस हमारे पास सिर्फ कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन ए। इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना एंड ऑल्सो इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा जाएगा, ए ऑप्शन। बहुत ही वाइडली पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेटलर्जी के अंदर से, तो इसको जरूर याद रख लेना कि व्हाट द रोल ऑफ क्रायोलाइट ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना। तो ये अपने पास आता है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगेन अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं सारे क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूँ जो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो ये अगर कर लेंगे तो काफ़ी हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ यार हमने एक अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस बहुत बढ़िया तैयारी हमने कर रखी है और हम इस पोजीशन पे आएंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस का जवाब अपन दे सकते हैं। तो ये कह रहा है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन के जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो अपन को देखनी है। तो देखो आयरन है जो है वो अपने 3 अलग अलग फॉर्म में होता है, 3 डिफरेंट फॉर्म होते हैं आयरन के। पहले जो फॉर्म होती है वो हमारी होती है पिग आयरन, और दूसरी जो फॉर्म होती है आयरन की वो होती है हमारे पास कास्ट आयरन, और बच्चों तीसरी जो फॉर्म होती है वो होती है रोट आयरन। ये है रोट आयरन। तो पिग आयरन क्या होता है, जिसमें कार्बन 2 से 3% होता है, और कास्ट आयरन होता है जिसमें कार्बन पिग आयरन में कार्बन होता है 2 से 5%, और इसमें होता है 2 से लेकर 3% तक,
और इसमें जो कार्बन होता है वो तो 0.1 से लेकर 0.5%। अब हम ये सारी चीज़ें जानने के बाद एक बात क्लियर होगी कि यार ये सबसे ज़्यादा इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होती है। हाईली इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन हमारा कौन होता है? पिग आयरन। और जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें हमारे पास कार्बन के रूप में जो इम्प्योरिटी है वो बहुत ही कम है, दैट्स वाई दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। और ये जो कास्ट आयरन है ना, ये हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर हमें ये मालूम भी, ये भी पूछा जाए कि यार कौन से आयरन में किस टाइप की इम्प्योरिटीज है, कितना % है, तो इससे अपन उस क्वेश्चन को भी कवर कर सकते हैं। तो सबसे इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन कौन होगा? पिग आयरन। और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा होगा? रोट आयरन। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? प्योरेस्ट फॉर्म पूछा गया, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रोट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो ये अपना आंसर गया इसका, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में CO ऑन पासिंग ओवर हीटेड निकल गिव्स। तो ये मेटलर्जी का एक बहुत ही कॉमन एक्सट्रैक्शन है जो पर्टिकुलर निकल मेटल के लिए यूज़ करी जाती है। तो निकल जो मेटल्स है उसकी हम अगर एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसके प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है मॉन्ड प्रोसेस। आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, मॉन्ड प्रोसेस बहुत कॉमन प्रोसेस है, वाइडली पूछा जाता है एग्जाम में। और सिर्फ कौन सी मेटल के लिए यूज किया जाता है? ओनली द निकल मेटल। इसमें हम करते क्या हैं? निकल मेटल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिला करके ऐसे हीट करते हैं तो एक कार्बोनाइल का कंपाउंड बनता है, निकल कार्बोनाइल कंपाउंड इस प्रकार से बन जाता है। तो इस प्रकार से कंपाउंड बन गया। इसको जब अगेन रेड फिलामेंट पे हीट करते हैं तो ये कंपाउंड डिकम्पोज होता है और इसमें से निकल हमारे पास लेफ्ट बिहाइंड। और इसमें जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं और जो मॉइस्चर वगैरह हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एसोसिएट होकर निकल जाता है। तो प्योरेस्ट फॉर्म हमारे पास निकल का मिलता है। तो इसके लिए अपने पास पूछा कि जब इस कंपाउंड को अपन पासिंग करते हैं ओवर द हीटेड निकल, तो ये हमको कौन सा कंपाउंड दे रहा है? ये दे रहा है टेट्रा कार्बोनाइल निकल। और टेट्रा कार्बोनाइल निकल हमारे पास कहाँ पे आया? ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रकार से मैंने पूरा मॉन्ड प्रोसेस बताया कि नोट सिर्फ एक आंसर ही क्लिक नहीं कर रहा बल्कि उससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इस टॉपिक का, वो सब मैं आपके पास आपके सामने कवर करता जा रहा हूँ। तो ये सब आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से अच्छा स्कोर करके आओगे और क्वेश्चन मतलब मोस्टली आप कवर ही कर दोगे, बना डालोगे क्वेश्चन को, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। फिर मेटलर्जी का क्वेश्चन आ गया कि सल्फाइड और आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड बाय। सल्फाइड और की अगर कंसंट्रेशन करते हैं तो इनमें से कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं? तो सल्फाइड हमें मालूम है कि यार कोलोइड सॉल्यूशन बनाता है सल्फर, और कोलोइड सॉल्यूशन जो बनाता है उसकी सबसे ज़्यादा अच्छी टेंडेंसी होती है फ्रोथ फॉर्म करने की। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो होता है वो अगर कहीं पर दिया होगा तो यानी सल्फाइड और के कंसंट्रेशन उस प्रोसेस से करी जाती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के 4 ही प्रोसेस अपने पास होते हैं जनरली। एक होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, एक होता है फ्रोथ फ्लोटेशन, और एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, और एक होता है लीचिंग। तो इसमें से हमारे पास ये देखना है कि सल्फर जो होता है, सल्फर हमारा फ्रोथ बनाने की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी दिखाता है। दैट्स वाई इट कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड बाय द FFP इन द शॉर्ट इट इज नोन एज द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। दैट्स वाई ऑप्शन हमारा कौन सा जाने वाला है? बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया कि H3PO2 हैज द नेम एंड बेसिसिटी रेस्पेक्टिवली। तो ये इसका ये बताया कि H3PO2 ये टॉपिक हमारे पास जनरली आता है ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। तो ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस के ऊपर से टॉपिक बना हुआ है। तो H3PO2 का पहले तो नाम मालूम होना चाहिए कि यार क्या होता है, और उसके बाद हमें इसकी बेसिसिटी देखने, तो स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे कितने OH इसके अंदर अवेलेबल आ रहे हैं। तो H3PO2 जनरली हमारे पास क्या होता है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है। क्या? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो ये इसका नाम होता है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाकर देखें तो देखो ये अपने पास इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाता है, H3PO2, 3 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, 1 फास्फोरस हो गए। तो इसमें 1 OH अपने पास अवेलेबल है। इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 1। तो जितने OH अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड्स के अंदर आयन है, जो कि जितने OH वो दे सकता है वो उसकी बेसिसिटी है। तो यहाँ पर 1 OH आयन दिया जा रहा है, दैट्स वाई इट इज अ मोनोबेसिक। तो बेसिसिटी क्या हुई? 1। और नाम क्या हुआ? हाइपोफॉस्फोरस। ऑप्शन कौन सा गया? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ऑन द हीटिंग। ये बहुत ही
अच्छा क्वेश्चन है और जनरली एग्जाम में 2 से 3 बार मैंने इसको देखा हुआ है, पूछा हुआ है, कंपटीशन में भी आया हुआ है कि H3PO2 इसका ये फॉर्मूला है H3PO3, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। हमने इसको क्या किया, हीट किया। तो देखो ये जब हीट करते हैं तो इट विल गिव द H3PO3 प्लस में PO4 प्लस में PH3। तो यहाँ पर लगा देते हैं, बैलेंस करने के लिए इस प्रकार से करते हैं। तो जब ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन या फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और एक पर डिक्रीज भी हो रहा है, तो खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ही रिड्यूस हो रहा है। दैट्स वाई बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिस्प्रपोर्शंस रिएक्शंस। तो यहाँ पर जब अपन इसको हीट किया तो ये इस प्रकार से PH3 गैस को प्रोवाइड करा है। PH3 जो गैस है ये हाईली टॉक्सिक गैस है जिसका नाम होता है फॉस्फेट। तो अपने पास इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑक्साइड इज मोर एसिडिक। इनमें से पूछा कि कौन सा एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो देखो बेटा, जनरली हमें एक बात हमें अच्छे से पता है कि जो मेटल ऑक्साइड है वो नेचर में जनरली बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड मिलेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 3 या 3 से ज़्यादा होगा। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 3 या 3 से ज़्यादा होता है जनरली वो हमारे नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक। तो यहाँ पर सोडियम है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड है। अब इनमें से अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो 3 से ज़्यादा या 3 किसी का भी नहीं है। बट अगर मैं Al2O3 के अंदर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखूंगा तो वी विल गेट द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑन द Al2O3 इज +3। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट आउट ऑफ ऑल दीज 3 ऑक्साइड्स एल्यूमिनियम इज कंसिडर मोर एसिडिक इन दिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर Al2O3 है, वैसे तो ये एम्फोटेरिक होता है लेकिन अगर इन तीनों के एवरेज में देखें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन तीनों से कहीं ज़्यादा एसिडिक होगा। दैट्स वाई ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा, ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द नाइट्रोजन। वाइडली क्वेश्चन आता है कि R3N डबल बॉन्ड R3P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट बट R3N डबल बॉन्ड O डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो उसी का एक रूप हमारे पास यहाँ पर आया है। तो ये कह रहा है कि इन चारों में से नाइट्रोजन के बारे में ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है, गलत है। तो देखो नाइट्रोजन के बारे में इनमें से इट एज ए स्मॉल साइज, सबको पता है कि नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता है, इसी वजह से केमिकल इनर्ट भी होता है। उसके बाद आता है इट डज नॉट रेडियली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल साइज है, केमिकल इनर्ट है, तो हाथों हाथ फास्टली रैपिडली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये बात भी सही है। तीसरी इट इज ए टाइपिकल नॉन मेटल्स, बात सही है, नॉन मेटल्स है, टाइपिकल नॉन मेटल्स है। लेकिन लास्ट, अब देखो 3 हो गए, तो लास्ट कौन सा है, डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। नाइट्रोजन में कभी भी डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल एब्सेंस होता है, इस वजह से वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी नहीं शो करता। तो ड्यू टू द वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज नाइट्रोजन डी ऑर्बिटल इज नॉट अवेलेबल। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नाइट्रोजन। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा ज्यादा सही रहेगा, ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट फॉर द नाइट्रोजन। तो ऑप्शन हमारा सी, इसके अंदर ऑप्शन डी जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विच फॉर्म द फॉस्फोरस शो द केमिल्यूमिनेसेंस। फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। ये कह रहा है कि इन तीनों में से ऐसा कौन से फॉर्म होते हैं, हमारे कौन सी फॉस्फोरस की फॉर्म है जो केमिल्यूमिनेसेंस होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इस केमिल्यूमिनेसेंस का मतलब समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो केमिल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की विच ग्लो इन द डार्क, जो कि डार्क में क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, अंधेरे में जो ग्लो करती है, दैट प्रॉपर्टी नोन एज द केमिल्यूमिनेसेंस। और अब इसका नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा जो व्हाइट फॉस्फोरस एक ऐसा फॉर्म है फॉस्फोरस की जो केमिल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं, मीन्स व्हाइट फॉस्फोरस अंधेरे में ग्लो करता है। दैट्स वाई इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा, 22 का ऑप्शन ए जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन द वाटर फॉर द नोबल गैसेज। ये नोबल गैसेज के एलिमेंट है, ग्रुप 8 इनके, है ना। तो इनमें से सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा है कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर का। तो देखो हमें पता है कि यार डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। तो यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, जीनॉन, और सबसे कम सॉल्युबल कौन होगा, हीलियम। तो ऐसा ऑप्शन अपने पास कहाँ दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया गया। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ, लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन नाम से क्लियर हो रहा है कि यार डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में से लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन तो जनरली पूछा ही जाता है। तो क्या कारण है लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन का? तो एक ही रीजन बताया जाता है जनरली, क्या? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। तो शिल्डिंग इफेक्ट हमारे पास क्या होता है? बाय द 4f ऑर्बिटल्स। तो ये रीजन होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, शिल्डिंग इफेक्ट हमारे पास वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने लग जाता है, दैट्स वाई कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। तो इसमें हमारे पास पुअर शिल्डिंग इफेक्ट यानी शिल्डिंग बाय द 4f इलेक्ट्रॉन इज अ मेन कॉज फॉर द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस, ये इसके अंदर अपने पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विच फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये कह रहा है कि इनमें से ये 3-4 अपने पास कंपाउंड दे रखे हैं, एलिमेंट्स दे रखे हैं, सब्सटेंस दे रखे हैं, तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जो कि आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जैसे नाम आया तो हमारे दिमाग में एक बात अराइज होती है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जनरली वो ही हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में आपको देखोगे तो यार आयरन भी मिलेगा, निकल भी मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा, आपको पता है यार तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट हैं और ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों ही हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, तीनों इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। तो ऑप्शन मेरा कौन सा जाएगा? ऑल ऑफ दीज। इंटरस्टिशियल कंपाउंड पर भी क्वेश्चन मैनी टाइम्स पूछा गया है एग्जाम में। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड हमारे पास जनरली कौन से ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं? डी ब्लॉक के, मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट चलिए, द हाइएस्ट ऑक्सीजन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द ट्रांजिशन मेटल्स। अब देखो इस क्वेश्चन में दो अलग अलग तरीके से ये पूछा जाता है, ये दो अलग अलग फॉर्म बनती है, यानी यही क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। अगर पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में अगर पूछा जाए कि डी ब्लॉक एलिमेंट से या ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट कौन दिखाएगा, तो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास +8 होती है, जो कौन दिखाता है? ऑस्मियम एलिमेंट दिखाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यार सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में बतानी है, ओनली फोर्थ जो पीरियड होता है, पहली ट्रांजिशन सीरीज है, उसमें आपको बताना है कि हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट कौन देगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि यार उसमें तो मैंगनीज है जो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट देगा और कितना देगा? +7। तो यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है कि ट्रांजिशन मेटल्स यानी पूरे डी ब्लॉक में पूछा गया है। तो पूरे डी ब्लॉक में जो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है वो कौन होती है? +8, जो जनरली अपना स्टेबल एलिमेंट कौन सा शो करता है? ऑस्मियम। तो ऑस्मियम के अकॉर्डिंग तो इसका राइट ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा? बी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे डिपेंड करता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे अपने पास आता है कि आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो इसका आईयूपीएसी नाम पूछा है। तो यहाँ पर देखिए 5, अब सबसे पहले आते हैं पेंटा अमाइंस ONO। ONO क्या अपने पास जो होता है इसका नाम होता है नाइट्रेटो, नाइट्राइट है तो नाइट्रेटो बोलते हैं। पेंटा अमाइंस नाइट्रेटो और इसका नाम हो गया कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर इसका हुआ ऑक्सीडेशन नंबर 0, इस पे हुआ -1, तो 0 इस पे हुआ, -1 इस पे हुआ और प्लस का 2 इधर आया, तो प्लस का 2 इधर आएगा तो क्या होगा? ये होगा 0 -1 -2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी? +3। तो पेंटामाइन नाइट्रेटो कोबाल्ट 3 आयंस, ऑप्शन हमारे पास इसका कौन सा जाएगा? 3 ऑप्शन जाएगा। तो आईपीसी नाम का क्वेश्चन जनरली हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको ये इसका नाम दिया जा सकता है ना, तो ये टॉपिक भी आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है, इसका आप तैयारी कर सकते हैं। ए लिगेंड्स कैन आल्सो बी रिगार्डेड एज लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? तो लिगेंड्स आप उसी को बोलोगे एट विच वन और मोर एटम मस्ट कंटेन्स द डोनर एटम, यानी लिगेंड्स के लिए हमारे पास जो अपना एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है, वो उसमें एक ऐसा एटम होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता हो। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट जो करते हैं वो लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? बेस। तो कि जब तक कोई डोनर एटम हमारे पास सब्सटेंस में नहीं होगा तब तक आप उसको लिगेंड्स नहीं बोल सकते हो। तो लिगेंड्स में डोनर एटम का रिक्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है, और डोनर एटम का मतलब विच अ टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, और लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो क्या होता है? बेस होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट लिगेंड इज ए लेविस बेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द मेटल एटम, यानी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, वो 2 प्रकार के ज्योमेट्री दिखाता है। अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का 4 आया है तो देखो उसमें हमारे पास ज्योमेट्री या तो टेट्राहेड्रल बनेगी या बनेगी फिर स्क्वायर प्लेनर। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है तो उसमें हाइब्रिडेशन बनेगी sp3, और अगर स्क्वायर प्लेनर बन रही है तो स्क्वायर प्लेनर बन रही है तो उसमें अपने पास बनेगी dsp2, यानी कि अपने पास sp3। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पूछा है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मेटल इन द कंपाउंड इज sp3।
तो इसमें आ गया अपने पास ऑप्शन sp3। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी ऑप्शन जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द EAN? EAN इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है इस कंपाउंड का। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यार यही कंपाउंड आएगा जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा जाएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हो, आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल से एक फॉर्मूला याद रख लीजिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, जो सेंट्रल एटम है उसका एटॉमिक नंबर माइनस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बस आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। तो अब इस कॉम्प्लेक्स का मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो, साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, -1 चार्ज है, 4 साइनाइड है और 2 प्लस माइनस चार्ज उधर है, तो 4 इंटू -1 यानी कि इसका करेंगे -1 इंटू 4 और इक्वल टू -2, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स में -2 का चार्ज दिया है। तो जब ये -4 हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ इसका 2 प्लस में 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 4, तो बनेगा 28 -2 प्लस में 8, यानी कि ये कितना बनेगा अपने पास आ जाएगा लगभग अपने पास इसका जो आएगा 34। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, देन यू विल कैलकुलेट ईच एंड एवरी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एंड एवरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास गया सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, अमंग द फॉलोइंग द वन दैट गिव द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो कितना बढ़िया, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ और ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा कंपाउंड देगा, तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है कि देखो यार ये होना चाहिए कि जिस कार्बन पे हमारे पास OH ग्रुप है ना, वो कार्बन एक मिथाइल ग्रुप यानी कि इस तरह की एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन रखना चाहिए। तो यानी कि CH3CHOH ये ग्रुप कहीं भी अगर अवेलेबल हो रहा है तो आपको पता है कि यार वो क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पर आप चेक करो इस कंपाउंड का, जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो यहाँ पर CH3 और उसके बाद ये CH के साथ क्या आ रहा है, यानी कि CH आ गया, यहाँ OH आ गया और ये आ गया CH3। तो यानी कि CH के साथ इस कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक अल्कोहल ग्रुप लगा है, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड ऑलवेज गिव द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ऐसी और कहीं पर भी तीनों ऑप्शन में, तीन जो ऊपर 1A B और C दे रखा है, इस प्रकार का कहीं पर भी कोई अल्कोहल ग्रुप कार्बन के साथ एसोसिएट नहीं है। दैट्स व्हाई ऑल दीज 3 कंपाउंड्स डज नॉट रेस्पॉन्ड द आइडोफॉर्म टेस्ट, ओनली D कंपाउंड गिव द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन भी चला जाए और हेलोजन भी चला जाए। किसी भी कंपाउंड को जब हीट करते हैं अल्काइल हैलाइड को, तो उसमें अपने को जब टेम्परेचर देते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन भी जा रहा है, हेलोजन भी निकल रहा है, तो दैट प्रोसेस नोन एज द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और जब भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन आया तो आपको दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के दौरान ऑलवेज एल्किन फॉर्म होता है, क्योंकि एलिमिनेशन होता है और एलिमिनेशन एल्किन बना कर दे रहा है। तो एल्किन में कौन सा ऑप्शन आता है, डबल बॉन्ड। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ए डबल बॉन्ड इज मेनली फॉर्म ड्यूरिंग द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। अब जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो उसके अंदर कि जनरली ये आ गया CH आ गया, यहाँ पर रख लीजिए ये CH हो गया, फिर यहाँ पर ये आ गया ClH और ये Cl, यहाँ पर ये कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ इसको हीट कर रहे हैं। तो इस कार्बन के साथ OH ये Cl चला गया और इसके साथ वाले कार्बन से H गया, तो हाइड्रोजन भी गया और क्लोरीन भी गया। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा, कौन सा, डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा, एल्किन बन गया, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एलिमिनेट हो गए। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। वी गेट एन एल्किन इज ऑब्टेन्ड, एल्किन कंटेन्स कार्बन डबल बॉन्ड, so that we can say that answer option B is a correct answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इन द वुड्स रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर नेमिंग रिएक्शन हमको याद हो गई ना तो मान के चलो लगभग सारे ही क्वेश्चन हम ऑर्गेनिक के अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो नेमिंग रिएक्शन के दौरान हमारे तैयार हो जाते हैं। तो वुड्स रिएक्शन अपने पास दे रखा, तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, ये एल्काइल हैलाइड जो होता है ना वो किसके साथ रिएक्शन करता है, सोडियम मेटल के साथ। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो हमारे पास बनता क्या है, RR, यानी कि एल्केन बनता है। इस प्रकार से रिएक्शन बैलेंस हो जाते हैं और हमारे पास एल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेंड होता है। तो वुड रिएक्शन जो होती है एल्काइल हैलाइड की, वो किसके साथ रिएक्ट करती है, सोडियम के साथ करती है। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। ऑप्शन क्या जाएगा, बी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34। Which one of the following compound react with the chlorobenzene to produce DDT? बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसको बनाने के लिए जो DDT है एक पेस्टिसाइड होता है। DDT फॉर्म करने के लिए जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है वो रिएक्ट करता है। तो किस कंपाउंड के साथ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेगा कि यार मेरा DDT बन जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक वर्ड सीधा सा नाम पता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए सीधा नाम डाला जाता है, क्या, क्लोरल। तो क्लोरल होता क्या है, क्लोरल होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका CCl3CHO, यानी इसका आईपीसी नाम आप दोगो केमिकल नेम, तो ये बनेगा ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड को जब मैं इसके साथ रिएक्शन करूंगा, किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ, तो मेरे को क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। अब आप पूछोगे सर कैसे मिलेगा, तो हमें अब अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वहाँ बनाकर दिखाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एमसीक्यूज में हम इसको जरूरी नहीं कि बना कर दिखाएं। लेकिन अगर फिर भी हम इसको बना के देखें तो हमारे पास और भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। तो देखो क्लोरल की रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन के साथ कराता हूँ और किस प्रकार से DDT मिल रहा है। तो ये देखिए क्लोरल अपने पास क्या होता है, CCl3CHO है ना। तो ये कर लेते हैं, थोड़ा मैं इसको ऐसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक, ओके। ये मैंने क्लोरल का स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसको रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ, ठीक है। क्लोरोबेंजीन के साथ ले लो, तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक, ये हो गया मेरा क्लोरोबेंजीन, ठीक। अब ऐसा करो, यहां तो ले लेते हैं अपन हाइड्रोजन और इस तरफ ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन। तो यहाँ से जब अपन ऐसा करते हैं तो इधर ये अपने पास क्या आ गया, तो यहाँ से अपने पास जब ऑक्सीजन लेते हो तो इधर अपने पास ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन कर लो, नो प्रॉब्लम। ये हो गया क्लोरोबेंजीन। तो जब इन दोनों को अपन मिलाते हैं तो यहाँ से कंपाउंड निकल गया, एलिमिनेशन हो गया। किसका एलिमिनेशन हुआ, H2O का। अब H2O का एलिमिनेशन हुआ तो अपने पास क्या बन गया, अपने पास ये बन गया, देखो Cl। उसके बाद में ये फिनाइल रिंग बन गई, एक क्लोरीन इधर बन गया, है ना। और उसके बाद एक और फिनाइल अपने पास बन रही है, तो वो इस तरह से बन जाएगी। इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, Cl, ये फिनाइल, इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन आ रही हैं, Cl और Cl। एक हाइड्रोजन भी अपने पास इसके साथ अवेलेबल हो रहा है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा अपने पास डबल बॉन्ड था, है ना, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था। तो यहाँ पर अपने पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, एक ये क्लोरोबेंजीन अपने पास और बन गया है। तो इस प्रकार से CCl3 और या डबल बॉन्ड अपने पास क्या आ गया, CCl3CHO। तो C अपने पास यहाँ, एक H यहाँ गया, डबल बॉन्ड यहाँ गया, तो इसके साथ C के साथ ही H आ गया, C के साथ ही H आ गया। 2 क्लोरोबेंजीन है और 3 क्लोरोमीथेन है, तो 3 क्लोरोमीथेन। तो ये अपने पास एक कंपाउंड बनकर आ गया है ना। तो ये क्लोरल है हमारे पास, जिसको हम क्लोरल को एक तरह से आईपीसी नाम देंगे तो बोलेंगे ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। इसको क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करोगे, वाटर निकल गया और हमारे पास ये क्या बनकर आ गया, दिस द DDT, ठीक है। तो ये कंपाउंड हमारे पास, ऑप्शन इसमें कौन सा जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकास रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश। लुकास रिएजेंट 2 कंपाउंड का मिक्सचर होता है, किस का, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl का जो मिक्सचर होता है वो लुकास रिएजेंट होता है। जनरली किसको आइडेंटिफाई करता है, अल्कोहल को। कैसे करता है, अगर टर्शियरी अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालते हैं तो हाथों हाथ रैपिडली प्रेसिपिटेट बनते हैं, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल में अगर अपन लुकास रिएजेंट डालते हैं तो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म आफ्टर सम टाइम्स, अप्रोक्सीमेट 10 to 15 मिनट्स बाद अपने पास प्रेसिपिटेट बनते हैं। और प्राइमरी अल्कोहल में लुकास रिएजेंट के साथ PPT तभी बनेगा व्हेन
हीट इज अप्लाइड। और जब तक हम हीट नहीं करेंगे जनरली प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होती। तो इस प्रकार से हम अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए इस वाले रीजेंट का यूज करते हैं, दैट इज द लूकास रीजेंट। अब लूकास रीजेंट होता क्या, ये मैंने आपको बताया, मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इस पर भी आपके पास कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन में से कि लूकास रीजेंट इज ए मिक्सचर ऑफ, 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। और क्या काम आता है, यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अल्कोहल दैट द अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो टर्सरी अल्कोहल है, किस तरह का अल्कोहल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास लूकास रीजेंट का बेसिकली यूज करते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट 36। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन फिर भी कई बार हम सोच नहीं सकते, एक्सपेक्ट करके नहीं जा सकते, फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बहुत ही सिंपल। तो हम ऐसे क्वेश्चन भी एक बार अपनी नज़र में देख कर जाएं कि यार इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। तो टर्सरी अल्कोहल पूछा है, तो टर्सरी अल्कोहल जनरली क्या होता है, ये होता है, यानी जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है उस पर कितने एल्काइल ग्रुप है, 3 एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर ये कार्बन है, इसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, दैट्स वाई एक एल्काइल ग्रुप ये हुआ, एक एल्काइल ग्रुप ये हुआ, एक एल्काइल ग्रुप ये हुआ। तो ये हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है। तो अपना राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। अमंग द फॉलोइंग विच इज द लीस्ट एसिडिक, है ना। तो इनमें से ये देखा है कि कौन सा कम से कम बहुत ही लीस्ट एसिडिक है। तो लीस्ट एसिडिक में देखो फिनोल हमारे पास ये हुआ, तो फिनोल का ये स्ट्रक्चर बन गया, ऑर्थोक्रिसोल बना। तो ऑर्थोक्रिसोल अपने इस प्रकार से बन गया, ये हमारा ऑर्थोक्रिसोल बन गया। पैरानाइट्रोफिनोल, ये देखो पैरानाइट्रोफिनोल, ये इस प्रकार से बन गया पैरानाइट्रोफिनोल। और पैराक्लोरोफिनोल, पैराक्लोरोफिनोल भी ऐसा कुछ बन जाएगा, ये हमारा पैरा। तो अब देखो ये वाले ग्रुप है, ये वाले ग्रुप है, जनरली ये सब के सब क्या है, माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं, नेगेटिव इंडायरेक्ट इफेक्ट। और नेगेटिव इंडायरेक्ट इफेक्ट जनरली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर OH ये वाला ग्रुप तो सभी कॉमन आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर ये जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये एल्काइल ग्रुप किसको शो करता है, प्लस आई को। और प्लस आई डायरेक्टली टू क्या होता है, बेसिक। तो इसमें से सबसे जो कम एसिडिक होगा वो सबसे कम एसिडिक हमारा कौन सा जाएगा, यानी ऑप्शन बी, ऑर्थोक्रिसोल इज द लीस्ट एसिडिक अमंग ऑल द फॉलोइंग कंपाउंड। तो अगर इसमें हमारे पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे लीस्ट एसिडिक ना पूछे, हाईली मोस्ट एसिडिक पूछे। तो मोस्ट एसिडिक में सबसे ज्यादा अपने पास देखो कौन सा आएगा, यहाँ क्लोरोफिनोल है, यहाँ नाइट्रोफिनोल है। तो नाइट्रो ग्रुप होता है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है। तो अगर यहाँ पर मोस्ट एसिडिक पूछा जाता है तो आपका ऑप्शन कौन सा जाता है, सी। और अगर लिस्ट एसिडिक पूछा गया तो मेरा ऑप्शन कौन सा गया, बी। तो ये एक इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर आधारित है जो हमारा जनरली GOC के अंदर कॉन्सेप्ट आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच इज द लीस्ट एसिडिक। मैंने बोला वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, जो अभी क्वेश्चन था अपने पास वही है ना। तो यहाँ पर एक को लीस्ट एसिडिक मान लेते हैं, दूसरे को मोस्ट एसिडिक मान लेते हैं। मोस्ट एसिडिक में हमारे पास ऑप्शन ये जाएगा और लिस्ट एसिडिक में ऑप्शन हमारा ये जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। एसिटिक एसिड रिएक्ट विद PCl5। तो एसिटिक एसिड देखो ये हो गया अपने पास, है ना। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, PCl5 के साथ। मुझे नहीं पता क्या बनने वाला है, लेकिन बना सकते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन करके देखेंगे। तो ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास CH3COCl प्लस में POCl प्लस में HCl। डायरेक्ट रिएक्शन सीधी बैलेंस हो रही है। तो आपको देखो इसको रिएक्शन को जो आपने करके देखा तो आपके पास अपने आप ही ऑप्शन नजर आने वाला है, CH3COCl, यानी कि एसिटाइल क्लोराइड, COCl अपने पास आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अंडरगो द एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन आगे नहीं कि नेमिंग रिएक्शन आगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, जो हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन कंपाउंड होता है विच वो ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट 1 और मोर अल्फा हाइड्रोजन उसमें होना चाहिए। तो जिस भी एल्डिहाइड कीटोन वाले कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होगा, डेफिनेटली दैट कंपाउंड ऑलवेज गिव द एल्डोल कंडेंसेशन। ये कंडीशन होती है हमारे पास, है ना। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ नहीं है यार, ये क्लोरल है, नॉट दिस कंपाउंड डज नॉट एनी अल्फा हाइड्रोजन। ये एल्डिहाइड है, यहाँ भी कार्बन है बट कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सारे हाइड्रोजन अल्काइल में रिप्लेस हो गए। दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड आल्सो डज नॉट कंटेन्स एनी अल्फा हाइड्रोजन। दिस कंपाउंड, यस, दिस कंपाउंड कंटेन्स 2 alpha hydrogen. That's why we can say that this compound show the aldol condensation. ये formaldehyde हो गया, ये भी अल्फा हाइड्रोजन शो नहीं कर रहा। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41।
अगेन नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ भैया मैं। ये नेमिंग रिएक्शन के बेस पे क्वेश्चन किस तरह से हमारे पास आ रहे हैं। डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन भी हमारे पास पूछी जाती है सब्जेक्टिव एग्जाम में, जो हमारा बी पार्ट आएगा उसमें जो हमें लिखने वाला पोर्शन होता है बाकी 50 मार्क्स का, वहाँ पर नेमिंग रिएक्शन डायरेक्टली आपसे एक्सप्लेन करा जाएंगे, पूछे जाएंगे, लिख कर बताइए। तो यहाँ पर अपने पास नेमिंग रिएक्शन में रोज़नमैन रिएक्शन दिया है। तो रोज़नमैन रिएक्शन जो होता है वो किसके लिए होते हैं, वो होता है कि कोई भी हमारे पास इस प्रकार का कंपाउंड होता है, ये रिड्यूस होता है किसके प्रेजेंस में, PD/बेरियम सल्फेट। तो ये कैटलिस्ट होता है जो रोज़नमैन कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। दैट्स वाई ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा, बी जाएगा। और ये एल्डिहाइड बनाने के लिए कंपाउंड यूज किया जाता है, ये रिएक्शन एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज की जाती है। अगले पास अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 42। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ये अपने पास एस्टिक एसिड का कंपाउंड दे रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये पूछा कि यार ये रिएक्शन किस टाइप की है, तो हमारे पास क्या नेमिंग रिएक्शन ही है, लेकिन रिएक्शन दे के नाम पूछा गया है। कई बार नाम दे के रिएक्शन पूछ जाती है, उसका रीजन पूछा जाता है, उसका मिसिंग रिएक्टेंट या मिसिंग प्रोडक्ट पूछा जाता है। तो इसमें कंप्लीट रिएक्शन हमको दे रखी है और ये पूछा कि कौन सी रिएक्शन है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब अल्फा हाइड्रोजन होता है और रेड फॉस्फेट में जब उसका हेलोजिनेशन करते हैं, तो वो जब तक सारे अल्फा हाइड्रोजन उस हेलोजन में रिप्लेस नहीं हो जाएंगे तब तक वो रिएक्शन चलते जाएगी। ऐसी रिएक्शन एक ही होते हैं जिसको हम बहुत ही सिंपल नाम देते हैं HVZ रिएक्शन, हेल-वोलेनहार्ड-जेलेंस्काई रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन वाली रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड की है। इसका हेलोजिनेशन करेंगे रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो जब तक सारे अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाएंगे तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती जाएगी। इट इज आल्सो नोन एज HVZ रिएक्शन। तो ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइड है, एसिड क्लोराइड है, एस्टिक एसिड है और ये अनहाइड्राइड है। तो इनमें से देखो जब हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास चेक करते हैं। अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हुआ किसी का तो डेफिनेटली उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बट क्या होता है, कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड मिलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्सीमेट सेम होता है, कंपेरेबल होता है या बिल्कुल ही सेम हो जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यार मेल्टिंग मॉलिक्यूलर मास सेम आ गया, तो अब उस टाइम पर आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपका जो होता है किसी भी कंपाउंड का जनरली इस पे डिपेंड करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, किस पे, मॉलिक्यूलर मास। But when molecular mass of two or more compound are comparable or same, then their melting point boiling point can be depends upon the hydrogen bonding। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे करेंगे। तो देखो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अपने पास अमाइड में मिलेगा, उसके बाद थोड़ा किस में मिलेगा, अनहाइड्राइड, इसमें भी एच बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है। उसके बाद सबसे कम एच बॉन्डिंग ये बना ही नहीं पाएगा, यानी कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल एच बॉन्डिंग होगी एज कम्पेयर टू ऑल द 3 कंपाउंड। दैट्स वाई इसका सबसे कम होना चाहिए, इसका सबसे ज़्यादा। तो अब देखो हमें सारा कुछ नहीं देखना, सबसे ज़्यादा इसका हुआ, सबसे कम इसका हुआ, यानी कि ये कौन सा है, ऑप्शन ए और ये ऑप्शन बी। तो ऐसा ऑप्शन अपने को कहाँ है, कहीं भी नहीं दिख रहा, सिर्फ एक जगह दिख रहा है, ऑप्शन ये ए और बी। दैट्स वाई वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अबाउट दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर पूछा है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, जो टॉलरेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे वो रिड्यूसिंग शुगर है, और जो इनको रिड्यूस ना कर पाए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो यहाँ पर अपने पास पूछा कि कौन सा ऐसा है जो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन नहीं है, ये नहीं है, कौन, सुक्रोज नहीं है, बाकी तो सारे क्या हैं, रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये सब टॉलरेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। दैट्स वाई सुक्रोज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर। हाँ, तो ये हमारे पास 45 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, है ना। तो इसमें सुक्रोज जो है, इसके अपने कोई पूछा कि मोनोसैकेराइड्स कौन से यूज होंगे जो सुक्रोज को फॉर्म करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी फ्रक्टोपाइरानोज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। कैप्रोलैक्टम इज यूज टू प्रिपेयर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो कैप्रोलैक्टम बनाता है। तो वाइडली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और मैनी टाइम से एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैप्रोलैक्टम क्या मोनोमर यूनिट है, किस पॉलीमर का मोनोमर यूनिट है, नायलॉन 6। तो कैप्रोलैक्टम का ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कार्बन 6 होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये बनता है कैप्रोलैक्टम, है ना। तो दिस द कैप्रोलैक्टम। तो जब हम इसको पॉलीमराइज करते हैं तो इस प्रकार से ये अपने पास बन जाता है NH2CH2 का 5C डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से बनता है ना। तो ये NH आ जाता है। तो ये अपने पास बन गया कितने से, नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 पॉलीमर है और ये कैप्रोलैक्टम इसका मोनोमर है। तो कैप्रोलैक्टम जो अपना मोनोमर है वो इस वाले पॉलीमर यूज होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
हाँ, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था कि इसमें बताया जाए कि फुली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर, यानी कि कार्बन जो है टेट्रावेलेंट है, तो चारों के चारों कार्बन के बॉन्ड फ्लोरीन के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, दैट इज नोन एज द फुली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर। तो इसमें हमारे पास एक टेफ्लॉन एग्जांपल है, तो टेफ्लॉन को बोलते हैं PTFE, यानी पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन इस प्रकार से अपने पास आ गया, तो कार्बन जो है उसके चारों बॉन्ड फ्लोरीन के साथ एसोसिएट हो रही है, तो फुल्ली फ्लोरिनेटेड अपने पास ये पॉलीमर बन रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 हो गया, अब 48 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर। देखो पॉलीमर हमारे कुछ एडिशन होते हैं, कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर है, कुछ नेचुरल पॉलीमर है और सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। तो मैं आपको एक बार, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि यही बनकर आए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनकर आ सकते हैं। तो इसमें अपने पास जैसे एक तरफ कर लेते हैं एडिशन पॉलीमर और एक तरफ अपन कर लेते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और मैनी टाइम्स काफ़ी सारे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको याद रखना है, सिर्फ 6 आपके पास ऐसे पॉलीमर बताऊंगा मैं जो कि आपके एडिशन पॉलीमर में है। जैसे पहला इसमें आता है पॉलीथीन, फिर उसके बाद आता है PVC, PAN, एक आता है ये टेफ्लॉन, एक आता है अपने पास पॉलीस्टाइरीन, और एक मेरे पास बनकर आता है PMMA, पॉलीमिथाइल मेथाक्लेट। ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जो हमेशा इस वाली फैमिली में जाएंगे, एडिशन पॉलीमर। तो अपने पास यहाँ पर देखिए पॉलीस्टाइरीन है, पेन है और पॉलीइथाइलिन टेरिथेलिक एसिड है। तो यहाँ पर ये एडिशन में गया, ये एडिशन में गया। ये नियोप्रिन है, आइसोप्रीन जो होते हैं, आइसोप्रीन और नियोप्रिन ये हमारे रबड़ के पार्ट हैं। तो ये अपने पास ऑप्शन डी है पॉलीइथाइलिन टेरिथेलिक एसिड यानी टेट्राथैलेट। तो इसको डेक्रोन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन डेक्रोन जो होता है वो डेक्रोन हमारे पास ऐसा पॉलीमर है जिसमें मोनोमर्स एसोसिएट होते हैं, वाटर एलिमिनेट होता है। तो डेक्रोन के जो मोनोमर्स हैं वो अपने पास इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथेलिक एसिड है। तो दोनों के एसोसिएशन से हमारे पास डेक्रोन बनता है और डेक्रोन में वाटर का कंडेंसेशन हो रहा है, वाटर एलिमिनेट हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट पॉलीइथाइलिन टेरिथेलेट इज द कंडेंसेशन पॉलीमर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोमेथाफेनिकॉल्स। ये हमारे पास कह रहा है कि इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट, यानी किस वाले डिजीज के लिए ये वाली ड्रग्स, ये वाली मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। कौन सी? क्लोरोमेथाफेनिकॉल। तो ये एक तरह से एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक जो हमारे पास आते हैं वो अलग अलग तरह की डिजीज के लिए यूज़ करे जाते हैं। क्लोरोमेथाफेनिकॉल हमारे पास जनरली बेसिकली इस वाले डिजीज के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज करी जाती है जिसका नाम होता है टाइफाइड। तो फॉर द टाइफाइड क्लोरोमेथाफेनिकॉल इज एन एंटीबायोटिक विच इज मेनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका, द सब्सटेंस विच अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो CNS पे डायरेक्टली जाके अटैक करता है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है? तो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो डायरेक्टली अटैक करता है वो हमारे पास एक तरह से क्या बनता है? ट्रैंक्विलाइजर्स। ये एक एंटी डिप्रेजेंट है, जैसे हमारे टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब रिमूव होती है। तो ये कब रिमूव होती है? जब हम अनकॉन्शियस पोजिशन में चले जाते हैं। तो अनकॉन्शियस पोजिशन में हम कब जा पाते हैं? जब ऐसे ड्रग्स या ऐसी कोई मेडिसिन हम यूज करें विच डायरेक्टली अटैक इन आवर CNS, देन व्हाई वी can say that tranquilizers is the kind of drugs which directly affect the central nervous system. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये 50 MCQs थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs थे। सेलेक्टेड MCQs में आपके लिए लेके आया था। मैंने आपके सामने ये लगभग 1 घंटे के अंदर इनको सॉर्ट आउट करा है और किस तरह से मैंने इनको किया है ये सब आपको मैंने बताया है। तो इसी के रिगार्डिंग अगर ये हूबहू क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज इन्हीं क्वेश्चनों के टॉपिक्स पर कोई क्वेश्चन आए तो वो आपको कैसे कवर करना है मैंने बखूबी आपको बताया है। तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही ठीक ठाक रहने वाला है और बहुत बेस्ट आपके लिए जाएगा। अब मेरे वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक्स, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।